हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण को लेकर, जिसमें हम सीखेंगे शब्द के अगले टॉपिक्स के बारे में। पीछे के क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से शब्द को व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो शब्द की रचना के आधार पर वर्गीकरण का है। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं शब्द की को रचना के आधार पर कितनी भागों में बांटा जाता है और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। मैं एक बार फिर से इसे यहाँ पे दोहरा रही हूँ कि रचना पर आधारित तौर पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार जो है वो रूढ़ शब्द का है, दूसरा प्रकार यौगिक शब्द का है और तीसरा प्रकार जो है वो यौगिक रूढ़ का है। अब वास्तविकता यहाँ पर इस बात की आती है कि हम शब्दों के इतने प्रकारों के बारे में क्यों सीखते हैं, या व्याकरण में इतने प्रकारों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्यों किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पीछे के क्लासेस में ये चीजें डिनोट करवा रखी हैं, बता रखी हैं कि जिस समय हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या जिस समय हम किसी भी नए शब्द की रचना करते हैं, उसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और अगर हम उनके व्युत्पत्ति का या फिर उनकी रचना का मूलाधार समझ ले, उनके प्रकारों के बारे में समझ ले, तो हमें यहाँ पे नए शब्दों को सृजन करना या फिर उनके अर्थ को निकालना या फिर ग्रामर के और भी कई सेक्शंस हैं, जैसे कि जिसके अनुभागों के अंतर्गत हम संधि, समास जैसी चीजों का अध्ययन करते हैं, वो समझना हमारे लिए थोड़ा सा सहज हो जाता है। बहुत ही आसानी से हम इन चीजों को समझ पाते हैं। और जैसे मैंने हमेशा ही बताया है कि ये मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लिखने के तौर पर लेखन शैली के आधार पर इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बने रहेंगे अपनी क्लास में और देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की, तो ये शब्द उस प्रकार के शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता या जिनका विग्रह नहीं किया जा सकता। ये अकेले अपने आप में किसी भी भाषा के मूल शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अगर हम घर कह रहे हैं, तो घर में घर का निर्माण जो है वो आपके दो व्यंजनों के मिलने से हो रहा है, यानी घर, घ और र। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, समझा रही हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका विग्रह नहीं किया जा सकता, जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं घर की, तो घर कहने का तात्पर्य आपके रहने वाले आवास से होता है। इस घर का विग्रह करने पे आप क्या करते हो, आप देखो इनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। घ हलंत धन अ होता है, घ बनता है, और र हलंत धन अ र बनता है। इस तरीके से घर बनता है और ये घर जो है वो आपके रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। वहीं पे बात हम यौगिक शब्द की करें, तो यौगिक शब्द आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे दो तरह के शब्द लगाए गए हैं, एक यौगिक और दूसरा शब्द। शब्द को आप परिभाषित कर ही चुके हो कि दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वहीं पे अगर हम यौगिक की परिभाषा साइंस के अंतर्गत जाके देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने पर तो होता है, लेकिन उन तत्वों की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। एक निश्चित मात्रा में अगर तत्वों को आपस में संयुक्त किया जाए, संयोग किया जाए, तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यहाँ पे भी है कि दो पृथक शब्दों को आपस में संयुक्त किया जाता है। दोनों पृथक तौर पर तो अपना अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन संयुक्त रहने के बावजूद भी अपना परिपूर्ण अर्थ निकालते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने के उपरांत एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, जिसे हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण में आप प्रधानमंत्री कह सकते हो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये दोनों ही शब्द अपने आप में परिपूर्ण हैं। प्रधान का मतलब जो होता है वो आपका लीडर हो सकता है, और मंत्री कहने का मतलब मिनिस्टर, तो आप जानते ही हो। तो ये दोनों मिलकर बने हैं, ये दोनों मिलकर एक सेपरेट अर्थ निकालते हैं, लेकिन दोनों पृथक होकर भी अपना अपना अर्थ निकाल सकते हैं। वहीं पे यौगिक रूढ़ शब्द की बात अगर की जाए, तो यौगिक और रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द की और रूढ़ शब्द दोनों की विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर उदाहरण देकर मैं इसको परिभाषित करूंगी तो आपके लिए मच बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसमें लेते हैं पंकज, या फिर हम लेते हैं लंबोदर।
पहला शब्द है यौगिक, यानी कि ऐसे शब्दों का निर्माण दो से अधिक शब्दों के मिलने से होता है और साथ ही ये अपने मूल अर्थ से अलग तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे पंकज का मतलब कमल, जो कि पानी में खिलने वाला एक प्रकार का फूल है। वहीं पे लंबोदर मतलब कि लंबा हो उदर, मतलब जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकलता है कि लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। इस प्रकार से आपकी ये सारी तीनों की तीनों परिभाषा पूरी तरीके से परिपूर्ण होती है। मैं यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुपिंग को बताइए, क्योंकि भाषा को सीखने का और लिखने का सही तरीका जानने का ये सबसे अच्छा माध्यम होने वाला है, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण की बारीक से बारीक चीजों को यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपकी जो भी दुविधा है वो ऑन क्लासेस में ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी तरीके से आपका स्पष्टीकरण हो, आप पूरी तरीके से चीजों को क्लियरिटी के साथ जान पाओ। तो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर शब्द को रचना के आधार पर तीन प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात करें तो ये किसी भी भाषा के मूल शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। इनमें वर्णों की उपस्थिति उनके एकल अर्थ के रूप में किया जाता है। वहीं यौगिक शब्द की बात अगर की जाए तो यौगिक शब्द का निर्माण यानी कि उसकी रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से होती है और प्रत्येक शब्द अपना पृथक अर्थ निकालने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको प्रधानमंत्री के तौर पर दिया था। अब अगली कंडीशन है आपके यौगिक रूढ़ शब्द की। इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों ही प्रकार के शब्दों की गुणवत्ता पाई जाती है, यानी कि शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और वहीं पर रूढ़ कहने का मतलब इनका विच्छेद तो किया जाता है, लेकिन यह अपना एक तीसरा यानी कि अपने मूल शब्दों से पृथक अर्थ निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, सक्षमता रखते हैं, जिसमें लंबोदर, नीलकंठ, पीताम्बर जैसे शब्द आते हैं। और इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय जो होगा वो शब्द के प्रकारों को लेकर ही होने वाला है, जिसमें आप ये देखेंगे कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।